देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक बात बताई थी भाषा के बारे में, ठीक है, कि भाषा क्या होती है और इसका अपने को कैसे अध्ययन करना है। इसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ध्वनि क्या होती है और वर्ण क्या होते हैं। ध्वनि को अगर आप एक साइन के रूप में लिख दे, लिपि के रूप में लिख दे, तो वो वर्ण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था शब्द और पद क्या होता है और वाक्य क्या होता है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है, उससे बड़ी इकाई शब्द या पद है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। ध्वनियों या वर्णों से मिलके शब्द बनेंगे और शब्दों से मिलके फिर वाक्य बन जाएंगे, ठीक है। और वाक्य जो है उससे मिलके फिर अंततः भाषा ही बन जाती है। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि यदि आपसे एमसीक्यू में सवाल पूछा जाए कि भाषा की वो कौन सी इकाई है जो भाषा के उद्देश्य को पूर्णता से पूरा करती है, तो क्या है? वाक्य है। केवल शब्द और केवल वाक्य जो है, केवल शब्द और केवल वर्ण जो है वो बात को पूरी तरह कन्वे नहीं कर सकते। वाक्य से ही पूरा भाव समझ में आता है, ठीक है। तो यहां तक का जो है बेसिक बात अपनी कंप्लीट हो गई। अब अपने को इसमें से सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? कायदे से वर्ण पढ़ना चाहिए, है ना। जो सबसे नीचे जो नींव है, नींव के ऊपर ही फिर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो भाषा की जो नींव है, भाषा की जो बुनियाद है वो टिकी हुई है वर्ण पे। तो सबसे पहले अपन वर्ण ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि इसी के ऊपर फिर शब्द टिके हैं और शब्द के ऊपर अंततः वाक्य और भाषा टिकी हुई है। तो सबसे पहली चीज है वर्ण, इससे ही शुरू करते हैं और ये नींव है हिंदी व्याकरण की, ठीक है। वर्णों के बारे में मैंने आपको इसकी परिभाषा बता ही दी कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, यदि लिखित रूप में है ना। लिपि चिन्ह के रूप में यदि उसको बना दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण बोलेंगे। तो यदि इसकी परिभाषा लिखी जाए तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, इसको अब और छोटी इकाई में नहीं तोड़ा जा सकता, सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है, जिसको अब और छोटी इकाई में नहीं तोड़ा जा सकता। कोई भी साउंड जो आप बोलते हो वो वर्ण है। क प च अ आ ल र व सब वर्ण है, ठीक है। इसकी अगली चीज है वर्णमाला, ठीक है। तो अब अपन पहले वर्णमाला को शुरू करते हैं। देखिए, वर्णमाला, वर्णमाला में दो शब्द है, एक है वर्ण और दूसरा है माला। माला का मतलब होता है किसी भी चीज का सही तरीके से अरेंजमेंट कर देना। जैसे आप लोगों ने फूलों की माला बनाई होगी या देखी होगी, मोतियों की माला देखी होगी। तो फूल या मोती की माला में क्या संबंध हो, क्या सिस्टम रहता है? एक धागा रहता है। अब इस धागे में अगर मान लो कि आपके पास एक टोकरी में फूल भरे हुए हैं, आपके पास लाल फूल है, कुछ कुछ पीले फूल हैं, कुछ हरे फूल हैं, इस तरह से फूल रेंडमली इसमें भरे हुए हैं। जब आप माला बनाओगे तो क्या इनमें से कोई उठा उठा के सीधे सीधे कोई सा भी फूल रखने लगोगे माला में, या एक क्रम निर्धारित करते हैं? एक क्रम निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? इनमें जो सबसे बड़ा फूल होगा उसको बीचों बीच लगा देंगे एक कलर का। उसके बाद क्या करेंगे? इधर 4 लाल लगाएंगे, इधर भी 4 लाल लगाएंगे। उसके बाद इधर 4 पीले लगा देंगे या 2 पीले, इधर भी पीले, फिर इधर हरे, इधर भी हरे। तो ऐसा एक क्रम निर्धारित करते हैं। हमारे पास बहुत सारे फूल हैं और अगर हमको उसको माला में बनाना है तो हम दिमाग में पहले एक क्रम सोच लेंगे और इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? माला ज्यादा से ज्यादा सुंदर बन जाए। अगर आप रेंडमली डालते रहोगे तो माला कैसी बनेगी? भद्दी सी बनेगी, ठीक नहीं लगेगी। क्रम बनाने से माला ठीक बन जाएगी। तो यहां पर भी माला का अर्थ यही है, जैसे फूलों की माला या मोतियों की माला होती है, उसी तरह से वर्णों की माला। वर्णमाला का मतलब वर्णों की माला, वर्णों का एक निश्चित व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम वर्णमाला की परिभाषा देखें, फिर मैं आपको इससे की पॉइंट्स में समझाऊंगा। वर्णमाला क्या है? वर्णों का एक निश्चित व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, जिसमें प्रत्येक वर्ण का स्थान फिक्स है ना। जिसमें क्या है? प्रत्येक वर्ण का स्थान फिक्स है। फिक्स को हिंदी में बोलते हैं नियत है। नियत है ना, निश्चित है। देखो, अब अपने पास ध्वनियां तो मनुष्य बहुत सारा तरह की बोल सकता है, कई सारे वर्ण बोल सकता है। क आप बोल रहे हो, र बोल रहे हो, च बोल रहे हो, ई बोल रहे हो, प बोल रहे हो, व बोल रहे हो, श बोल रहे हो, ह बोल रहे हो, उ बोल रहे हो। ऐसी मतलब हजारों तो नहीं, लेकिन ऐसी कई सारी ध्वनियां आप बोल सकते हो, ठीक है। अब ये अगर सभी ध्वनियां हैं, सभी वर्ण है, तो मैं इसको किसी भी तरह लिख सकता हूँ। मैंने पहले च रख दिया, फिर र लिख दिया, फिर अ लिख दिया, फिर उ लिख दिया, फिर प लिख दिया, फिर व लिख दिया। भाई अगर सभी वर्ण है, सभी ध्वनियां है, तो कैसे भी जमा दो, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन फिर भी इसको ऐसे जमाया गया है या पहले अ है, फिर आ है, फिर ई है, एक निश्चित क्रम है, एक निश्चित क्रम है।
तो ये निश्चित क्रम किसी आधार पे होगा या रैंडमली जमा दिया होगा? किसी आधार पे होगा। अगर कोई किसी चीज का क्रम बनाया गया है और उसमें परिवर्तन की गुंजाइश को खत्म कर दिया गया है, परिवर्तन नहीं कर सकते, मतलब कोई आधार रहा होगा तभी तो क्रम बना है। जैसे आप माला में करते, फूल सब है लेकिन आपने एक निश्चित क्रम बना दिया ताकि आपकी माला सुंदर बन जाए। इसी तरह ध्वनियां सब है, वर्ण सब है, लेकिन उनका एक निश्चित व्यवस्थित क्रम बना दिया जिसमें हर वर्ण का स्थान नियत है। उसके पहले क्या आएगा फिक्स, उसके बाद क्या आएगा फिक्स, एक भी चीज को बदल नहीं सकते। तो ये तर्क के आधार पे होगा, कुछ आधार होगा तभी होगा। तो ये जो निश्चित व्यवस्थित क्रम बनाया गया है वर्णों का, ये हवा में नहीं बना है, भले ही हमको ऐसा लगे कि हवा में बना है। ये बना है उनके उच्चारण के आधार। उच्चारण का मतलब होता है कैसे बोला जाता है ना, उच्चारण आप लोग समझते हो, प्रोनाउंसिएशन, कैसे बोला जाता है। तो ये जो क्रम है वो केवल काय के आधार पे बना है? उच्चारण के। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि पहले दुनिया में मौखिक भाषाएं अस्तित्व में आई, उसके बाद उनका लिखित रूप डेवलप हुआ। तो पहले भाषाएं या ध्वनियां बोली गई और बोलने के बाद ही उच्चारण के आधार पर उनकी लिपियां बनी। तो जिस ध्वनि का जैसा उच्चारण हो रहा था क्रम में उसको वैसा लगा दिया गया। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे कैसे उच्चारण के आधार पर है, लेकिन ये क्रम बना काय के आधार पर है? उच्चारण के आधार पर। जैसे ध्वनि बोली जा रही थी उस ध्वनि के आधार पर जैसा क्रम बना वैसा बना दिया गया। ठीक है, तो उच्चारण, क्योंकि पहले भाषा मौखिक थी, उसके बाद जब लिखित बनी तो उच्चारण अलग अलग आ रहा था, तो अलग अलग इनको जमा दिया लोगों ने, इस तरह से इसको बनाया गया। तो एक क्रम है उच्चारण के आधार। ठीक है, तो वर्णमाला क्या होती है समझ में आ गया। और वर्णमाला में वर्णों को व्यवस्थित जो रखा गया है, स्थान फिक्स किया गया है, उसका आधार क्या है? उनका उच्चारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी हिंदी में जो है वो बहुत समृद्ध भाषा है, इस रूप में कि जो भी ध्वनि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग बोल सकते हैं उनमें लगभग सभी ध्वनियों को इसमें शामिल कर लिया गया है, सभी वर्ण बना लिए गए। तो इस क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है, वहां जितनी तरह की ध्वनियां बोली जा सकती है उनमें लगभग सभी को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, जितने तरह के आप साउंड बोल सकते हैं, आप कोई ऐसी ध्वनि नहीं बोल सकते जो वर्णमाला में नहीं है। आप सोचो कोई ऐसा साउंड बोल सकते हो जिसमें नहीं आएगा? बहुत मुश्किल है। सभी ध्वनियां जो मनुष्य बोल सकता था हमारे व्याकरणाचार्यों ने इसमें शामिल कर लिया है। आप कोई ऐसी ध्वनि बोल ही नहीं सकते जो बोल सकते हो लेकिन इसमें शामिल नहीं है, ऐसी नहीं है, सभी ध्वनियां शामिल है। ठीक है, तो इसको बांट भी लिया गया है। अब इसको हम लिख लेते हैं, फिर अपन देखते हैं कितनी ध्वनियां हमारे पास है। अ, आ, छोटाई, बड़ाई, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, छोटाए, बड़ाए, छोटाओ, बड़ाओ। ठीक है, फिर आम, आह। ठीक है, उसके बाद क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, उसके बाद य, र, ल, व, श, श, स, ह। उसके बाद क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, इतनी तरह की ध्वनियां आप लोग बोल सकते हो। ये है ऊपर के 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 2 है। ठीक है, ये इधर के 25 है, 5 इंटू 5 है ना, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20 और 5 25, 5 इंटू 5 ये कितने हो गए? 25, और ये 12 हो गए। ठीक है, 12, इसका टोटल लगाओ कितने आएंगे राहुल? 25 और 12 37, 37 और 2 39, 39 और 11 50 हो गए, है ना। तो ये हो गए 50। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि हमारे यहाँ वर्णमाला में कितने वर्ण हैं टोटल? 52 है। तो 2 बच रहे होंगे, कोई से बता सकते हैं कौन से 2 हैं? जो उत्क्षिप्त है, इसमें एक ध्वनि है ड़, है ना, जैसे लड़का, लड़की, इसमें जो ड़ है ये अपन ने नहीं लिखा। एक और ध्वनि है ढ़, जैसे पढ़ाई, पढ़ाई करते हैं ना, ये वाली पढ़ाई। तो ये 2 मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, तो टोटल 52 वर्ण हमारे पास है। इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। मैं अभी आपको इसको डिटेल में बताऊंगा। इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, या द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, या ताड़न जात भी बोलते हैं, तीनों एक ही चीज। ये तो अभी अपन डिटेल में प्रत्येक पढ़ेंगे।
ठीक है, इनको क्यों बोलते हैं, उपक्षिप्त क्यों बोलते हैं, द्विगण क्यों बोलते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो 11 है, ये 11 जो है इनका एक विशेष नाम है और वो है स्वर। इन 11 को क्या कहा जाता है, स्वर। इसमें से आप किसी की भी स्थिति आप बदल नहीं सकते, सबका स्थान फिक्स हो गया। और इसमें फिक्स है ऐसे ही नहीं कि मन चला तो इसको यहां रख दिया, रैंडमली नहीं है, ये सब किस पे आधारित है, उच्चारण स्थिति पे। इनमें अभी हम समझेंगे कि कैसे प्रत्येक का उच्चारण अलग अलग है और कैसे उच्चारण के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, ये जो दो है इनको कहेंगे अयोगवाह। ठीक है, और बाकी जो ये बच गए ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, व्यंजन। ठीक है, 25, 12 और 2 ये 39 हो जाते हैं ऐसे टोटल। ठीक है, तो ये 39 क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, 11 स्वर है, 2 अयोगवाह है और बाकी के व्यंजन है। अब आप एक बात ये समझने की है कि अगर मैंने इन 11 को एक साथ रखा है, इसका मतलब है कि इनके उच्चारण में, क्योंकि आधार क्या है, उच्चारण है, इनके उच्चारण में कोई ऐसी खास बात होगी जो इन 2 में भी नहीं होगी और इन 39 में भी नहीं होगी, इसीलिए इसको एक श्रेणी में बांट दिया। मतलब इन 11 के उच्चारण में कोई बात कॉमन होगी जो इन दोनों में नहीं होगी, इन 2 के उच्चारण में जो कुछ कॉमन बात होगी जो इन दोनों में तो होगी पर इन 11 और इन 39 में नहीं होगी, और इन 39 के उच्चारण में कोई ऐसी खास बात होगी जो इन सारे 39 में तो कॉमन होगी लेकिन इन 11 और इन 2 में नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह ग्रुप बनते हैं। तो अब हम ये बात समझते हैं कि क्यों इनको इस तरह से बांटा गया है, इनके उच्चारण में ऐसी क्या खास बात है जो इन 11 में तो है लेकिन बाकी 41 में नहीं है, इन 2 में तो है लेकिन बाकी में नहीं है, क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले जो है हमारे पास वो है स्वर। क्लियर नहीं दिख रहा है एम प्रजापति, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या क्लियर आपको, कितने लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है, कमेंट करना। क्लियर यदि नहीं दिख रहा है या ऑडिबल नहीं है तो आप लोग कमेंट कर दो, और यदि दिख रहा है तो भी बता दो। ठीक है, अब बात करते हैं स्वरों की। स्वर जो है, स्वर जो है उनके उच्चारण में कुछ खास बात होगी। तो स्वरों की अगर हम बात करें तो पहली चीज यह है कि स्वर जो है वो वैसी ऐसी ध्वनियां हैं या ऐसे वर्ण हैं जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है। मैं भी आपको बताता हूं कि उच्चारण की दृष्टि से कैसे स्वतंत्र है। स्वर ऐसी ध्वनियां हैं, मतलब हम जितनी ध्वनियां हिंदी में बोल सकते हैं उनमें से ये 11 ध्वनियां ऐसी हैं जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है। क्या होता है मैं भी आपको बताता हूं, अभी ठीक दिख रहा है, ठीक। उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र का यह मतलब है कि इनके उच्चारण के लिए, इन 11 ध्वनियों के उच्चारण के लिए हमें किसी और ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता। स्वतंत्र व्यक्ति का क्या मतलब है, किसी पे डिपेंड नहीं है, तो ये अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरी ध्वनि पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब यह है कि उच्चारण हेतु किसी अन्य ध्वनि पर निर्भरता नहीं, उच्चारण हेतु किसी अन्य ध्वनि पर निर्भरता नहीं या किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं, उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब यही है कि किसी पे डिपेंड नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। ये 11 जो है इनमें से आप किसी को भी बोलो आपको किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अ अपने आप में पूरा है, ई अपने आप में पूरा है, उ अपने आप में पूरा है, लेकिन आप अगर इनमें से किसी को भी बोलोगे तो आपको दूसरे पे डिपेंड, जैसे अगर आप क बोल रहे हो तो अंत में अ आएगा ही आएगा। बिना अ बोले क का उच्चारण संभव है क्या, क बिना अ बोले बोल के बताओ राहुल, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। इनमें से कोई भी ध्वनि बिना किसी, जैसे ये अम है, अम को म और अ दो ध्वनियां हैं, अह अ और ह दो ध्वनियां हैं, बिना ह के अह को नहीं बोल सकते, बिना अम के, बिना म के अम को नहीं बोल सकते। इसी तरह इसमें से आप कुछ भी बोलो, क्ष हो, ड हो, ठ हो, अंत में अ आएगा ही आएगा, कुछ भी बोल के देख लो। तो बिना आ के उच्चारण के इनमें से किसी का उच्चारण संभव नहीं है, लेकिन इनमें से आप किसी को भी बोलो कोई दूसरी ध्वनि नहीं लगेगी। ई अपने आप में पूरा है, ओ अपने आप में पूरा है, आ अपने आप में पूरा है, अ अपने आप में पूरा है।
तो ये जो 11 है, इनके उच्चारण में एक खास बात ये आती है कि इनका उच्चारण करते समय कोई और ध्वनि की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनको एक कैटेगरी में बांट दिया है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होते, किसी और ध्वनि की जरूरत नहीं है। और मैंने आपसे कहा कि उच्चारण के अनुकरण में ही लेखन विकसित हुआ, पहले भाषाएं बोली गई और फिर उनको लिखा गया। तो क्योंकि उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है, उच्चारण में किसी और ध्वनि की जरूरत नहीं है, तो लिखने में जरूरत होगी क्या? नहीं, इसलिए ये लेखन की दृष्टि से भी पूर्ण होते हैं, लेखन की दृष्टि से पूर्ण होते हैं। इसका मतलब है कि इनको लिखने में भी दूसरी ध्वनि शामिल नहीं होगी, क्योंकि उनके उच्चारण में भी दूसरी ध्वनि शामिल नहीं है। क्योंकि उच्चारण में अन्य ध्वनि शामिल नहीं है, क्योंकि उच्चारण में अन्य ध्वनि शामिल नहीं है, इसीलिए क्या होगा? लेखन में भी अन्य वर्ण शामिल नहीं होगा, लेखन में भी अन्य वर्ण शामिल नहीं होगा। आ जो है वो अपने आप में पूरा लिखने की दृष्टि, इसमें कोई दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा, आ अपने आप में, ई अपने आप में पूरा है, आ अपने आप में पूरा है। उच्चारण की दृष्टि से इसमें दूसरा वर्ण नहीं जुड़ा है, ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से ये अपने आप में पूरे हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, ये जो व्यंजन होते हैं, अगर आप इसका उच्चारण करोगे तो इसमें कितनी ध्वनियां शामिल है? दो, एक क की और एक अ की। इसी तरह अगर मैं लिख दूं का, इस का को बिना आ बोले कोई बोल सकता है? संभव ही नहीं है। आ को तो आप बोल लोगे, आ में कोई दूसरी ध्वनि नहीं है, लेकिन का में क और आ दो ध्वनियां शामिल है, क है और आ है। इसी तरह की में क है और बड़ाई है। तो इनमें से किसी भी वर्ण को बिना स्वर की सहायता के आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इनमें दो दो ध्वनियां शामिल है। तो इसको अगर बोलने में दो ध्वनि शामिल है तो लिखने में भी दो ध्वनियां आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये जो क है, इसमें दरअसल क आधा और अ शामिल है, ये व्यंजन है मूल रूप में, आई बात समझ में। इसी तरह का जो है उसमें क आधा और आ शामिल है। इसको अभी हम समझेंगे कि कैसे होता है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि इसमें दो ध्वनियां शामिल है, जबकि स्वर जो है अपने आप में अकेला है। इसीलिए किसी स्वर को आप आधा नहीं लिख सकते। जैसे व्यंजन अगर आपको क आधा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, है ना, जैसे परिपक्व, याद आ गया। इसी तरह प आधा लिखना है, प्याज, है ना, न आधा लिखना है, लिखते हैं ना, सन्मुख, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी स्वर को कभी आपने आधा लिखा हुआ देखा है? कभी अ आधा ऐसा देखा है? ई ऐसा इतना लिख दिया, नीचे का छोड़ दिया, ऊ इतना लिख दिया, संभव है? नहीं संभव है। क्यों किसी स्वर को क्यों नहीं आधा लिख सकते? क्योंकि स्वर अपने आप में पूर्ण है, इसमें दूसरी ध्वनि नहीं शामिल है। ये क आधा लिखा है मतलब क्या है? ये इसमें अभी स्वर नहीं शामिल है, आई बात समझ में। इसलिए कभी भी स्वर को आधा नहीं लिखते, स्वर अपने आप में पूरा होता है, क्योंकि वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है, इसलिए लेखन की दृष्टि से भी पूर्ण है, उसको लिखने के लिए किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ये हो गए स्वर, इतना क्लियर है। अब स्वरों की यदि हम बात करें तो स्वर जो है वो, उसकी संख्या की यदि हम बात करें तो स्वरों की जनरली यदि आपसे संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 11, ठीक है, स्वरों की संख्या 11 है। पहले स्वरों की संख्या 13 मानी जाती थी, परंपरागत रूप से, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी, अम और आह को इसी में मान लेते थे। अगर आप लोगों ने बचपन में 12 खड़ी पढ़ी होगी तो पढ़ा होगा क का की कुकू के को कम कहा, आखिरी में इसी में मान लेते थे। लेकिन इसको व्याकरणाचार्यों ने इससे अलग कर दिया। क्यों कर दिया? अभी जब मैं अयोगवाह पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये स्वर नहीं है। अयोगवाह जो है स्वरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उनको अलग फेंक दिया। तो पहले मानते थे, लेकिन आजकल स्वरों की संख्या कितनी मानते हैं? निर्विवाद रूप से 11 मानते हैं। इसमें कोई नो इफ्स एंड नो बट, कोई इफ एंड बट नहीं है। पूछा जाए कि कितनी है, 4 संख्याएं यदि जाए तो किस पे टिक करोगे? 11। निर्विवाद रूप से स्वरों की संख्या अब 11 मान ली गई है, ठीक है। इसको क्यों हटा दिया ये भी हम डिस्कस करेंगे जब अयोगवाह पढ़ेंगे। 11 ही लिखना है, 11 ही लिखना है, क्योंकि ये आता भी है, क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, 11 बताना है, क्योंकि अब निर्विवाद रूप से स्वरों की संख्या 11। यदि आपसे पूछा जाए कि मात्रा की, और 11 कौन से, वही जो बताए वो 11 स्वर है। यदि पूछा जाए मात्रा के आधार पर स्वर कितने हैं, मात्रा के आधार पर या मात्रा की दृष्टि से स्वर कितने हैं, तो मात्रा की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 है। किस एक को नहीं माना जाता?
अ को, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अगर इसके अतिरिक्त जो बाकी 10 व्यंजन है, 10 स्वर है, वो जब किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा रूप में जुड़ते हैं, लेकिन अ जब किसी भी स्वर व्यंजन के साथ जुड़ता है तो अलग से मात्रा रूप में नहीं जुड़ता, केवल हलंत का लोप हो जाता है। बाकियों में हलंत का लोप भी होता है और व्यंजन की मतलब स्वर की मात्रा भी लगती है। जैसे क है, जैसे का है मान लो, तो इस का को कैसे लिखेंगे, क आधा प्लस आ, है ना। इसको मैं ऐसे बताता हूं आपको कि जैसे क आधा प्लस आ है तो ये का है। यदि किसी व्यंजन के साथ, यदि व्यंजन अपने मूल रूप में है, किसी व्यंजन के साथ आ जुड़ा हुआ है, तो जब आ जुड़ेगा तो इस व्यंजन में से इस हलंत का लोप हो जाएगा और पीछे आ का मात्रा चिन्ह जुड़ जाएगा, तो आ का मात्रा चिन्ह ऐसा है। इसी तरह यदि किसी के साथ छोटा ई जुड़ेगा तो हलंत का लोप होगा और छोटा ई का मात्रा चिन्ह लग जाएगा। किसी के साथ बड़ा ई जुड़ेगा तो हलंत का लोप हो जाएगा और इसका मात्रा चिन्ह लग जाएगा। किसी के साथ यदि छोटा ऊ जुड़ा है तो हलंत का लोप हो जाएगा और इसका मात्रा चिन्ह ऐसे लग जाएगा। इसी तरह यदि बड़ा ऊ है तो हलंत का लोप हो जाएगा और मात्रा चिन्ह ऐसे लग जाएगा। इसी तरह यदि ऋषि का है, ऋषि की मात्रा पता है कैसी होती है, ऐसी, है ना, ये वाली मात्रा, ये जो है ऋषि की मात्रा है। और ऊपर जो होता है वो आधार होता है, ऊपर की तरफ होती है ना, जैसे पर्यटन, ये क्या है, ये ऋषि नहीं है, ये आधार है। इसको अभी हमें बताऊंगा आपको बाद में कैसे। और ये जो है ऋषि की मात्रा है। ये जो अगर ऐसा कहीं भी दिखे, इसका मतलब है कि व्यंजन के साथ क्या लगा हुआ है, कौन सा स्वर जुड़ा है। जैसे जैसे ये सब मात्राएं लगी है, ऐसे ये भी मात्रा है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की मात्रा है। ऐसे ही स्वर जब ऋषि का हो तो उसकी मात्रा ऐसे लगती है, ठीक है। तो ये ऋषि की मात्रा है दरअसल, और कुछ नहीं है। इसी तरह जो भी है, क प्लस ए है, क प्लस बड़ा ए है, क प्लस छोटा ओ है और क प्लस बड़ा ओ, ठीक है। छोटे ए की मात्रा सिंगल लगती है ऊपर ऐसे, छोटे बड़े ए की मात्रा डबल लगती है ऐसे ऊपर, है ना। छोटे ओ की मात्रा सिंगल लगती है ऐसे ऊपर और बड़े ओ की मात्रा डबल लगती है, दो मात्राएं ऊपर ऐसे, ठीक है। तो ये 10 है, 1 2 3 4, 4 और 6 10, ये 10 है जिन स्वर ऐसे हैं जिनमें जब व्यंजन के साथ 10 में से कोई भी स्वर जुड़ता है तो व्यंजन में से हलंत का लोप होता है और जो भी स्वर जुड़ रहा है उसका स्पेसिफिक मात्रा चिन्ह व्यंजन के साथ लग जाता है। केवल अ एकमात्र ऐसा स्वर है 11 में से जो जब किसी भी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो केवल व्यंजन में से हलंत का लोप ही होता है, अलग से मात्रा चिन्ह नहीं लगता। बाकी सब में मात्रा चिन्ह भी लगते हैं, तो इसीलिए अ की कोई मात्रा नहीं है। अगर किसी भी व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ है तो कैसे पहचानेंगे, व्यंजन में हलंत नहीं है ना। अगर किसी भी व्यंजन में हलंत नहीं है, ये क्या है, प प्लस, है ना। बाकी अगर कोई भी अ के अलावा कोई भी स्वर जुड़ेगा किसी व्यंजन के साथ तो मात्राओं के रूप में जुड़ेगा, जो चिन्ह लगा है वो, जो भी मात्रा लगी है वो स्वर जुड़ा हुआ है। तो मात्रा की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। और कौन सा इसमें शामिल नहीं है, अ। इसके अलावा तीसरा है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या। उच्चारण की दृष्टि से भी स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है। कौन से एक को नहीं मानते हैं, री ऋषि का, क्योंकि इसका उच्चारण एक व्यंजन की तरह होता है, र की तरह, इसलिए इसको नहीं माना जाता। मूल स्वर 10, ठीक है। र को क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण एक व्यंजन की भांति होता है, इसलिए इसको उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं मानते। तो परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती थी, 13। अब कितनी मानी जाती है, 11। मात्रा की दृष्टि से कितनी है, 10। कौन सा नहीं है, अ। और उच्चारण की दृष्टि से कितनी है, 10। और कौन सा नहीं है, री ऋषि का नहीं। क्लियर है, तो ये हो गए स्वरों की संख्या, ठीक है। अब इसको मैं स्वरों का वर्गीकरण आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले अपन समझ लेते हैं अयोगवाह और व्यंजन को। पहले अयोगवाह को समझते हैं या पहले व्यंजन, चलो पहले अयोगवाह को समझते हैं, नहीं पहले व्यंजन को समझते हैं, तब अयोगवाह आपको ठीक से समझ में आएगा, ठीक है। स्वरों में ये बेसिक बात आपको समझ में आई है ना, इतना तो समझ में आ गया कि स्वर क्या होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से कैसे अलग है, उनको क्यों अलग कर दिया गया है। अब उसका वर्गीकरण हम बाद में पढ़ेंगे, पहले व्यंजन और अयोगवाह समझ लेते हैं, फिर प्रत्येक का वर्गीकरण डिटेल में देखेंगे। बेसिक बात समझ में आ गई स्वरों के बारे में, ठीक है। अब व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन वही होते हैं जो स्वर से थोड़े से अलग है उच्चारण की दृष्टि से। कैसे अलग है, पहली चीज ये है कि व्यंजन जो है
वो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र होंगे या नहीं होंगे? उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है या डिपेंड है दूसरे पे? डिपेंड है, तो स्वतंत्र नहीं होते। तो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते। ऐसी ध्वनियां, है ना, ऐसी ध्वनियां जो उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होती क्या कहलाती है? व्यंजन कहलाती है। ठीक है। और उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होने का मतलब है कि उनके उच्चारण के लिए दूसरे ध्वनियों पर हमको निर्भर रहना पड़ता है, दूसरी ध्वनियों की हमको आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी ध्वनियां जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जिन पर निर्भर रहना पड़ता है, वो क्या होते हैं? स्वर होते हैं। सही बात समझ में? स्वरों पर ही निर्भर है, व्यंजन व्यंजन पर निर्भर नहीं है। व्यंजन का तो खुद का ही स्वतंत्र नहीं है उच्चारण, दूसरे को ये उच्चारण करने की स्थिति में रहेगा? कोई व्यक्ति जो खुद दूसरे पे डिपेंड है, किसी और की सहायता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये जो उच्चारण की दृष्टि से जिस ध्वनि पे निर्भर है, वो ध्वनि क्या होनी चाहिए? खुद सेल्फ डिपेंडेंट होनी चाहिए। और सेल्फ डिपेंडेंट ध्वनियां कौन सी है? स्वर है। इसीलिए उच्चारण की दृष्टि से निर्भर और आवश्यकता किसकी होती है? निर्भरता स्वरों की होती है। व्यंजन खुद ही डिपेंड है, तो दूसरे व्यंजन की सहायता नहीं कर पाएगा, उसको खुद को ही अभी तो स्वर की जरूरत है। ऐसा है। तो जो व्यक्ति खुद ही डिपेंड है, वो दूसरे पर सहायता नहीं कर सकता, ऐसी स्थिति है। तो इसीलिए उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन निर्भर होते हैं, इनको आवश्यकता होती है स्वरों की, स्वरों पर निर्भर होते हैं। अब जैसे मैं कहूं कि क, तो इसमें अनिवार्यतः अ जुड़ा है, की इसमें अनिवार्यतः ई जुड़ा है। कभी भी आप बिना किसी स्वर के व्यंजन को बोल नहीं सकते, संभव ही नहीं है। आप प अ के बिना बोल नहीं सकते, पी ई के बिना बोल नहीं सकते। कोई भी आप 39 में से कोई ध्वनि उठा लो, किसी भी ध्वनि को बिना स्वर की सहायता के बोलना संभव ही नहीं है व्यंजनों को। ठीक है। अब क्योंकि इनके इनके प्रत्येक के उच्चारण में दो दो ध्वनियां शामिल है, एक व्यंजन की मूल ध्वनि और उसके साथ एक स्वर की ध्वनि। अब उच्चारण के लिए दो ध्वनियां लग रही है, तो लेखन के लिए भी कितनी लगनी चाहिए? दो। इसीलिए ये लेखन की दृष्टि से भी अपूर्ण होते हैं। लेखन की दृष्टि से व्यंजन अपने मूल रूप में क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। पूरे कब होते हैं? जब इनके साथ स्वर जुड़े। स्वर नहीं जुड़ेगा तो इनका लेखन अपूर्ण है। ठीक है। जैसे लेखन की दृष्टि से जो व्यंजन है अपने मूल रूप में हमेशा कैसा रहता है? आधा। यह भी आधा है, इसमें स्वर नहीं जुड़ा, इसको बोलना संभव नहीं है। इसको आप तभी बोल पाओगे जब इसमें अ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? अब। ठीक है। समझ। तो व्यंजन जो होते हैं अपने मूल रूप में, अपने ओरिजिनल रूप में हमेशा आधे होते हैं, अपूर्ण होते हैं। तो व्यंजन जो है वो अपने मूल रूप में यानी अपने ओरिजिनल रूप में सदैव कैसा होता है? अपूर्ण होता है। अपूर्ण होता है। और अपूर्ण व्यंजन को कैसे बताया जाता है? नीचे हलंत लगा के। नीचे ये लगा है मतलब अभी इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ, मूल रूप में। मूल रूप में सदैव आधा रहता है, व्यंजन सदैव मूल रूप में आधा रहता है। और आधे का मतलब कैसे बताया जाएगा? नीचे हलंत लगा के। इसका मतलब है कि इसमें अभी स्वर नहीं जुड़ा है, इसमें स्वर अभी नहीं जुड़ा है। स्वर जुड़ेगा तो क्या होगा? हलंत का लोप हो जाएगा। और यदि अ के अतिरिक्त कोई स्वर जुड़ा है तो मात्रा लग जाएगी, और यदि अ जुड़ा है तो केवल हलंत का लोप हो जाएगा। इसको अलग से ऐसा लिखा जाता है, इसको अगर शब्द में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? ये और ये बराबर। अलग से ऐसा लिखेंगे, शब्द में ऐसा लिखेंगे। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। अलग से लिखेंगे तो नीचे हलंत लगा के लिखेंगे, और शब्द में लिखेंगे तो ऐसा लिख देंगे। ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि इनमें अभी स्वर नहीं जुड़ा है। प आधा है मतलब अभी इसमें स्वर नहीं जुड़ा है। प आधे का मतलब ये वाला प हलंत, च आधे का मतलब ये वाला च हलंत वाला। इनमें अभी स्वर नहीं जुड़ा है। व्यंजन कैसा है? अपने मूल रूप में है। मूल रूप में है मतलब आधा है, अपूर्ण है। पूरा तब होगा जब इसको कोई स्वर मिल जाए। अ मिल जाए तो कोई मात्रा नहीं लगेगी, केवल हलंत हट जाएगा, और आ के अतिरिक्त बाकी 10 स्वरों में से जो भी जुड़ेगा उसकी मात्रा लग जाएगी, हलंत का लोप हो जाएगा। क्लियर है इतना व्यंजनों के बारे में? ठीक है। व्यंजनों की संख्या के बारे में विवाद है। मूल रूप से 33 माने जाते हैं, है ना। उसके बाद 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन है, 2 जो है उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो अभी हम इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे मैं आपको बता दूंगा। मूल रूप से व्यंजन 33 ही माने जाते हैं। कौन से 33 है अभी अपन देख लेते हैं। अपन लिखे हैं, ये 25 और ये 12। 25 और 10 नहीं, 25 ये वाले, हाँ 25 और 10 35 और 2 37। तो नहीं, 12 में से ये 8, सॉरी ये 8 ही, 12 नहीं, ये वाले 8, इनको तो संयुक्त व्यंजन कहेंगे। 25 और 8 कितने हो गए? 33। इनको मूल रूप से माना जाता है। ये वाले 25
ये 25 और 25 और ये 2, मतलब 2 मतलब ये 4 और 4 8, तो कितने हो गए 33। इन 33 को मूल रूप से व्यंजन स्वीकार किया जाता है। बाकी जो ये है ये दो दो के मिलने से बने हैं, है ना, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये ऊपर वाले संयुक्त कहलाएंगे और ये एक विशेष स्थिति है उत्तक्षिप्त की। ये ड जो है, ड और र इनके बीच की ध्वनि है ना, ये ड है और ये र है। ये बाकी ये 33 में ये 2 है, ये ड यहाँ है और र यहाँ है, ये मूल व्यंजन है। इन दोनों के मिलने से एक बीच की ध्वनि ड बनी। अगर आप लड़का बोलो तब भी गलत, लड़का बोलो तब भी गलत, लड़का ड और र के बीच की ध्वनि। इसी तरह आप पढ़ाई बोलो तब भी गलत, पढ़ाई बोलो तब भी गलत, पढ़ाई। ये किससे बना है, ढ और र, ये वाला ढ इनमें है ये वाला और र ये वाला। तो क्योंकि ये मूल नहीं है, दो दो के मिलने से ही बने, इसलिए इनको अलग से बना दिया जाता है। मूल रूप से 33 माने जाते हैं। और ये जो है ये भी संयुक्त व्यंजन है, ये त्र त और र के मिलने से बना है। ये क्ष जो है ये क और श के मिलने से बना हुआ है। आपने अगर क्षितिज नाम किसी का सुना हो, क्षितिज की स्पेलिंग कैसे शुरू होती है, के से शुरू होती है, क्योंकि वो इसमें क शामिल है। अरे बात समझ में, कहीं भी क्षितिज व्यक्ति कोई होगा तो ऐसा लिखेगा क्षितिज, क्योंकि इसमें के शामिल है, ठीक है ना। तो ये सब मिलने से बने, ये भी ज और य से बना है, ये श भी श और र से बना है। तो ये क्योंकि दो दो मूल जो 33 है इनमें से ही किन्हीं दो के मिलने से बने हैं, इसलिए इनको अलग से बता देते हैं। तो मूल रूप से 33 है, 4 संयुक्त है और 2 उत्क्षिप्त है। तो ऐसे टोटल कितने हो जाते, 39 हो जाते। क्लियर है। अब व्यंजनों का उच्चारण की एक खास बात यह है कि व्यंजन का जब भी उच्चारण होता है पहले इनका स्वयं का उच्चारण होता है और बाद में इनके साथ जुड़े हुए स्वर का उच्चारण होता है, ठीक है। तो व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है, पहले व्यंजन का स्वयं का उच्चारण, पहले क्या होगा, और बाद में मतलब पीछे की तरफ से उसमें जुड़े हुए स्वर का उच्चारण, ऐसा ही होता है ना। आप बोलोगे क तो पहले क बोलोगे या पहले आ बोल दोगे, क बोलेंगे, है ना। तो व्यंजनों के उच्चारण में सदैव व्यंजन पहले उच्चरित होता है और उससे जुड़ा हुआ स्वर पीछे उच्चरित होता है, बाद में उच्चरित होता है, ठीक बात है। कोई भी व्यंजन आप बोलो, का पा चा ला जो भी बोलेंगे, पहले हमेशा व्यंजन ध्वनि आएगी और बाद में स्वर ध्वनि आएगी। अब जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखते भी हैं। अब पहले व्यंजन बोलते हैं तो लिखेंगे भी पहले व्यंजन और पीछे से स्वर। तो अगर मैं ये क लिख रहा हूं तो इसको कैसे लिखूंगा, पहले क और बाद में अ। इसको यदि मैंने अ प्लस क लिख दिया तो ये सही है या गलत है, ये गलत, क्योंकि उच्चारण के अनुकरण में ही लेखन वाली भाषा बनी। लिखित भाषा कैसे बनी, पहले तो अगर उच्चारण पहले क का होता है और बाद में आ का होता है तो लेखन भी पहले क का होना चाहिए बाद में आ का होना चाहिए। तो क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण में पहले व्यंजन ध्वनि का स्वयं का उच्चारण होता है और बाद में उससे जुड़े स्वर का उच्चारण होता है, इसीलिए लेखन की प्रक्रिया में भी पहले व्यंजन ध्वनि को लिखा जाता है और बाद में उससे जुड़े हुए स्वर वर्ण को लिखा जाता है। पहले व्यंजन वर्ण आएगा बाद में स्वर। क्लियर है, ये अकाट्य सिद्धांत है व्यंजनों का, क्योंकि उच्चारण में हमेशा ऐसा होता है, इसलिए लेखन में भी ऐसा होना चाहिए। अगर का लिखना है तो पहले क आएगा और बाद में, ठीक है। आगे बात है। अब आते हैं अयोगवाह पर, फिर इनको डिटेल में और देखेंगे, पहले इनका बेसिक समझे। दो ध्वनियां जिनको हमने अयोगवाह कहा, इनकी देखो व्यंजनों की उच्चारण स्थिति स्वरों से अलग थी, है ना। स्वरों की उच्चारण स्थिति व्यंजनों से अलग थी। 11 के 11 स्वरों की उच्चारण स्थिति एक जैसी थी और 39 के 39 की एक जैसी थी, ठीक है, लगभग एक जैसी थी। इन दोनों की उच्चारण स्थिति 11 से भी अलग होनी चाहिए और जो 39 है उनसे भी अलग होनी चाहिए, तभी तो दो को अलग डाल दिया, वरना कहीं मैनेज ही कर देते भाई। अलग से कैटेगरी बनाई, नाम दिया अयोगवाह, मतलब इनमें कुछ अलग स्थिति होगी, नहीं तो वहीं कहीं मैनेज हो जाते हैं ये दो। दो के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब इनकी उच्चारण स्थिति कुछ विशेष होनी चाहिए जो इन दोनों से अलग होनी चाहिए। तो इनकी जो है वो एक विशिष्ट उच्चारण स्थिति है। क्या, कौन से, कौन से, तो नहीं है ना, मैंने कहा बोला कि है? मैंने कब बोला, मैंने कहा बोला कि 39 में है, मैंने बोला इन दोनों से अलग है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इन 11 से भी अलग है और इन 39 से भी अलग है, तभी तो अलग कैटेगरी बनाई।
नहीं तो वही नहीं लिख देते, उसमें कहाँ लिखा अपन ने, इसीलिए इनको अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, इनकी उच्चारण स्थिति इन 11 से भी अलग है और इन 39 से भी। विशिष्ट उच्चारण स्थिति है, इनकी उच्चारण स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच में है, मतलब स्वरों एवं व्यंजनों के मध्य है, ना तो पूर्णतः स्वर की तरह है और ना ही पूर्णतः व्यंजन की तरह है। ठीक है, स्वर की तरह क्यों नहीं है, देखो अ को अगर आप अम को देखो तो इसमें दो ध्वनियां हैं, अ प्लस म। ठीक है, और अगर आह को आप देखो तो इसमें भी दो ध्वनियां हैं, अ प्लस ह। ठीक है, अ प्लस आई दो ध्वनियां हैं। अगर आप इसमें देखोगे दोनों में दो दो ध्वनियां हैं। स्वर का बेसिक नियम यह है कि वो पूरी तरह से कैसा है, स्वतंत्र है। स्वर में कभी कोई दूसरी ध्वनि आ सकती है, संभव ही नहीं है। स्वर का मतलब ही है कि उच्चारण की दृष्टि से सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर कोई दूसरी ध्वनि आ गई तो वो स्वर की सीमा का, उसकी परिभाषा का उल्लंघन करेगी। तो इन दोनों को अपन स्वर बोल पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि इसमें दो दो ध्वनियां शामिल है और स्वर में बेसिक नियम है कि एक ही ध्वनि होनी चाहिए, तो ये स्वर तो वैसे ही नहीं है। लेकिन व्यंजन है क्या, व्यंजन हम इनको बोल सकते हैं क्योंकि इनमें दो दो ध्वनियां शामिल है और व्यंजन में भी दो ध्वनियां शामिल होती है। लेकिन व्यंजन में मैंने अभी आपको ये नियम बताया कि व्यंजन में व्यंजन पहले आना चाहिए, स्वर बाद में आना चाहिए, और इन दोनों के उच्चारण में स्वर पहले आ रहा है, व्यंजन बाद में आ रहा है। तो वैसे ये व्यंजन हो जाते, लेकिन व्यंजन नहीं है, क्योंकि व्यंजन में के उच्चारण में पहले व्यंजन का स्वयं का उच्चारण होता है, अंत में स्वर का। तो भले ही इसमें दो ध्वनियां हो फिर भी ये व्यंजन नहीं है, क्योंकि इनमें पहले स्वर का उच्चारण हो रहा है, बाद में व्यंजन का उच्चारण हो रहा है। इसलिए इनको अलग कैटेगरी बना के अयोगवाह में डाल दिया। न तो ये स्वरों की तरह बिहेव करते हैं पूरी तरह, और ना ही पूरी तरह व्यंजनों की तरह बिहेव करते हैं। इनका बिहेवियर दोनों से पृथक है, अलग है। क्लियर है, ये जो अम है इसको अनुस्वार कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो नाक से होता है, नासिका के द्वारा उच्चारित होता है, ये नासिक के ध्वनि है। अम जब आप बोलोगे थोड़ा सा नाक वाला टोन आ जाता है अम में, इसलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। और ये जो आह है इसको विसर्ग कहा जाता है। आह को क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। इनकी मात्राएं भी होती है, अगर कहीं पर ऊपर बिंदी लगी है तो वो अनुस्वार अम की मात्रा है, और कहीं पर पीछे दो बिंदी लगी है तो वो आह विसर्ग की मात्रा है। जैसे दुख, जैसे प्रायः, जैसे प्रातः काल, ये इसकी मात्रा। ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये बेसिक बात मैंने आपको स्वरों, व्यंजनों और अयोगवाहों के बारे में बता दी। अब इसमें से प्रत्येक को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर को उठाएंगे, स्वर का सारे आधारों पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। 11 जो स्वर हैं उनको विभिन्न आधारों पर बांटा गया है, रचना के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। फिर ये व्यंजन, तो क्रम आप देखिए, इसमें ये क्रम भी अतार्किक नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ शामिल किया है। ये जो क्रम बताया मैंने आपको, जैसे अगर ये सारे ही व्यंजन है तो इसमें इसका को सबसे पहले क्यों रखा, इसको रख देते, इसको रख देते, इसमें भी क्रम का आधार। ये सारे ही अगर स्वर है तो पहले ऊ को रख सकते थे, इनमें तो कोई अंतर नहीं है ना, सभी उच्चारण की दृष्टि से स्वतंत्र है। फिर भी पहले अ फिर आ, तो ये भी एक क्रम जो है, कुछ उच्चारण में विशेष विशेष स्थितियां आएंगी। जैसे क ग, आप पाओगे कि ये दोनों कोमल ध्वनियां हैं, और ख घ ये खुरदुरी ध्वनि है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये प्रत्येक वर्ग का कोमल ध्वनि है, और दूसरी और चौथी खुरदुरी ध्वनि है। क और ख की तुलना में कौन कोमल है, क कोमल है, ख खुरदुरा है। और ग और घ में ग कोमल है, ख घ खुरदुरा है। ऐसे ही च और छ, कोमल ध्वनि च, खुरदुरी ध्वनि झ। इसी तरह ज और झ, ज कोमल, झ खुरदुरी ध्वनि। त और ठ, त कोमल, ठ कठोर, त और थ, त कोमल, थ कठोर। तो ये कोमल खुर, इसको सघोष अघोष व्यंजन कहते हैं। तो ये सब क्रम बना है उच्चारण में विशेष विशेष स्थिति के आधार पर। तो इनको अपन डिटेल में अब कल की क्लास में देखेंगे, क्योंकि मेरी अभी क्लास है। ठीक है, अब आपको रीजनिंग की क्लास लगेगी।